हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और कल के एपिसोड पे जो तुमने पुच्ची करी है भाई, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 10,000 कमेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट होने वाले हैं तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो अभी तक जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो जाके देख ले और कमेंट कर दे। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि 32 टीमों से स्टार्ट हुआ हुआ ये कॉम्पिटिशन जो कि अब अपने फाइनल चरणों में है। तो वैसे 4 टीमें यहाँ पर बची है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 4 टीमें अब सेमीफाइनल में हैं, एक्चुअली में इनको आना ही नहीं था बहुत लोगों के हिसाब से। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यहाँ पर कोई इंसल्ट नहीं है, ऑफेंडिंग चीज नहीं है ये कहना कि ये चारों ही टीम अपने अपने कंटेक्स्ट में, अपनी अपनी स्टोरी लाइन में और अपने अपने ओपोनेंट के सामने किसी ना किसी एक या ना दूसरे रीजन से अंडरडॉग तो थे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमारा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि अल्टीमेट विनर घोषित करना या फिर हम लोग कोई स्कोर लाइन की प्रेडिक्शन नहीं बताने वाले जो कि आगे जाके गलत हो जाएगी। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी टीम किस तरीके से आई है, कितने यहाँ पर ऑड्स को बीट करके आई है और जिसके सामने वो भिड़ रही है क्या सही में यहाँ पर उतना काफी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग टीम की, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आउट ऑफ द प्लेस तो लगती है, और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर द येलो वॉल बोरुसिया डॉर्टमुंड है। देखो, डॉर्टमुंड इस समय बुंदेसलीगा में 5वें स्थान पर है। यह भी सही बात है कि डॉर्टमुंड यहां पर बुंदेसलीगा में खराब परफॉर्म कर रही है। यह भी सही बात है कि तर्जिक की बात करें, उनके मैनेजर की बात करें तो उसको लॉन्ग टर्म भी कोई देखता नहीं है। यह भी सही बात है कि इस डॉर्टमुंड में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन यह भी सही बात है कि यही वो डॉर्टमुंड है जो कि ग्रुप ऑफ डेथ के चैंपियन लीग में, जिसको लोग सबसे निचले पायदान पे देख रहे थे, वो टॉप करके निकली। यह भी सही बात है कि यही डॉर्टमुंड ने ना ही सिर्फ यहां पर अगेंस्ट द ऑड जाके पीएसवी को हराया, बल्कि उन्होंने यहां पर सिमियोनी की टीम, जो कि लग रहा था कि काफी सालों बाद एक बार फिर से हमको चैंपियन लीग फाइनल में देखने को मिलने वाली है 2016 के बाद, लेकिन एक बार फिर से उसको हरा दिया। और कमबैक के बाद कमबैक पे कमबैक करके, क्योंकि यहां पर एथलेटिको मैड्रिड ने भी एक छोटा सा कमबैक कर ही दिया था सिग्नल इडुना पार्क में, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से कमबैक करके फाइनली दिखा दिया कि जो जज्बा है ना, जो इमोशंस है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, शायद से कहीं ना कहीं इनको फाइनल तक का टिकट दे तो सकता है। लेकिन आगे सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को हराया कैसे था और क्या वो पीएसजी के अगेंस्ट यहां पर काम आने वाला है या नहीं। अब देखो, डेफिनेटली यहां पर सुपरस्टार्स की कमी तो नहीं है, लेकिन गेम चेंजर्स की कमी तो है। लेकिन जब कलेक्टिव एफर्ट आता है ना, तो कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग बन ही जाता है। और ऐसे में चाहे आप निकोलस श्लॉटरबैक की बात करो, चाहे आप यहाँ पर मैट हमल्स की बात करो, चाहे आप उस गेम में साबित्सर की बात करो, या फिर बात करो आप यहाँ पर मात्सन की, या फिर आप बात करो फुलक्रुक की, इन्होंने गेम पलटा तो है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनकी वीकनेस की बात करें ना, तो देखो एथलेटिको मैड्रिड ने इनको तोड़ा तो था। जब यहाँ पर एंजल कोरिया की बात करें या फिर गेम के लगभग 25-30 मिनट की हम बात करें, तो उन्होंने कंट्रोल भी लिया था, उन्होंने यहाँ पर अपने गेम को संभाला भी था। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा जहां पर डॉर्टमुंड ने बिल्कुल निस्तानाबूद कर दिया था, वो ये था कि जब अटैक को उन्होंने ओवरलोड करा एथलेटिको के डिफेंस के ऊपर, बहुत चूतर डिफेंस था, बहुत इतना खराब डिफेंसिव डिस्प्ले मैंने शायद से कभी देखा होगा। एज अ डिफेंसिव फॉर्मेशन आप सिमियोनी का डाउट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मेरे को लगता है कि अगर इसको ऐसे देखें कि ये पीएसजी के अगेंस्ट इनफ है। अब देखो, कायदे से यहां पर अगर हम केओटिक गेम की बात करें तो उसमें डॉर्टमुंड रिस्क पे है, क्योंकि ये तो तय बात है कि अगर केओस का गेम खेलोगे, अगर स्पेस दोगे और अगर यहां पर एक्सप्लॉइट करने का दोगे कि आप अटैक भी करने जा रहे हो लेकिन आप पोजीशन लूज करके आप काउंटर अटैक को डिफेंड करने का सोच रहे हो, वो भी एम्बापे और उस्मान सपेरे डेम्बेले के सामने, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये तो सुसाइडल थॉट है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें यहां पर कि डॉर्टमुंड यहां के लो ब्लॉक रख सकती है, देखो कायदे से अगर आपने बुंदेसलीगा में डॉर्टमुंड को देखा होगा, मैंने ज्यादा नहीं देखा लेकिन जितने भी बड़े गेम्स उनके थे मैंने उसमें जितना भी देखा है, लो ब्लॉक वो मेंटेन कर नहीं सकते, डिस्पाइट कि यहां पर हमल्स है और श्लॉटरबैक की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। लेकिन फिर भी डॉर्टमुंड का जो सिस्टम है वो उनको लो ब्लॉक संभालने में मदद करता नहीं है। और ऐसे में यहां पर जिस तरीके से लुइस एनरिके ने पीएसजी को मेंटेन कर रखा है, लो ब्लॉक को तोड़ना इतना आसान भी नहीं हुआ। तो यह बात तो सच है कि डॉर्टमुंड की अगर स्टोरी की बात करें तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन यह बात भी सच है कि डॉर्टमुंड के पास इस समय जो आर्सेनल है, खैर आर्सेनल तो नहीं है चैंपियन लीग में, लेकिन उनके पास जो बारूद है ना, वो कहीं ना कहीं शॉट पड़ सकता है पीएसजी के सामने। अब खैर जब बात करें यहाँ पर पीएसजी की, तो पीएसजी की से बात कर लेते हैं। देखो, ये बात तो है कि अपने कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में पीएसजी बार्सिलोना से हारने वाली थी, हारना भी चाहिए था,
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर तकदीर की अगर हम बात करें तो उनको तो कुछ और ही मंजूर था। ये सारा का सारा गेम पलटता है जब अराउओ रेड कार्ड लेके चले जाते हैं, जावी यहाँ पर बिलबोर्ड पे मार के भाग लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाओ कैंसेलो सोचते हैं कि अब जब बची कुची कसर है ही तो गांड मरा ही लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पेनल्टी दे दी उस्मान डेम्बेले को और उस्मान डेम्बेले ने सारे गेम्स में से यहीं पर ही अपना एनाकोंडा वाला वेनम दे दिया। खैर एनाकोंडा पे वेनम नहीं होता, खैर। लेकिन अगर हम गेम की बात करें तो पीएसजी ने यहां पर देखो जिस हिसाब से आप पीएसजी ने खेला है उस तरीके से ये तो समझ में आ गया कि लुइस एनरिके अगर इसको एक बार्सिलोना स्टाइल पीएसजी बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। और अगेन अगर हम इस चीज के पीएसजी टीम की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, अब आप जो भी सुनोगे या फिर जो भी समझोगे और अपना जो भी ओपिनियन बनाओगे उसको डॉर्टमुंड के कंटेक्स्ट में जरूर समझना। देखो ये बात तो तय है कि डॉर्टमुंड के सामने पीएसजी को ये पासिंग गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि उनको गेम कंट्रोल करना पड़ेगा। जब वो गेम कंट्रोल करेंगे तो डॉर्टमुंड को हर्ट कर सकते हैं, यही एथलेटिको मैड्रिड ने करा था। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि पीएसजी में उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार है और वो ये है कि उसके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि सबसे बेहतरीन ड्रिबल कर सकते हैं और वो है किलियन एम्बापे, बारकोला और उस्मान डेम्बेले। इसको ये भी पता है कि यहां पर डॉर्टमुंड को हर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है यहां पर विंग, और विंग पे अगर उसने ओन कर दिया तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम संभाल सकता है। अगर बार्सिलोना सेकंड लेग की बात करें तो जिस तरीके से पीएसजी के सबसे बड़ा जो चाल चली थी वो ये थी कि उन्होंने करा वही था जो कि फर्स्ट लेग में करा था, बस थोड़े से छोटे से ट्विक्स कर दिए और यहां पर काम बन गया। देखो तो 2 जो ट्विक्स थे, सबसे पहला था कि यहां पर एम्बापे को फ्री रोम दे दिया लेकिन इन द मिडल ऑफ द पार्क, ये एक हिट और मिस वाला गेम था। लेकिन क्योंकि बार्सिलोना इसको तोड़ रही थी और आराम से तोड़ देती, बस फर्क इतना था कि बार्सिलोना क्योंकि रेड कार्ड लेके बैठ गई थी तो वो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन यहां पर ये डॉर्टमुंड के अगेंस्ट काफी सही काम कर सकता है। इसके पीछे 2 बहुत सिंपल रीजन है। पहली चीज तो ये कि बार्सिलोना की टैक्टिक्स की बात करें तो स्पेसिफिकली काफी सही है, प्लस यहां पर बार्सिलोना के पास काफी सुपीरियर टेक्निकल प्लेयर्स हैं अगर हम डॉर्टमुंड के कंपैरिजन की बात करें। लेकिन ये चीज क्यों पीएसजी के हित में भी जाएगी, वो इसलिए भी क्योंकि एम्बापे को फ्री रोम में कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एम्बापे की मूवमेंट को शायद से अराउओ, कुंडे और कुबार्सी की बात करें उस लेवल पे मेरे को नहीं लगता कि यहां पर डॉर्टमुंड की टीम संभाल सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अशरफ हकीमी का भी इंक्लूजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमने भी देख लिया कि वो इन्वर्ट तो करेगा लेकिन वो उस्मान डेम्बेले को भी पूरा मदद करने वाला है। और बारकोला की बात करें तो बारकोला ने जिस तरीके से बार्सिलोना को तोड़ा था विंग पे, अगर ये चीज वो डॉर्टमुंड के सामने रेप्लिकेट कर सकता है तो मेरे को नहीं लगता कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डॉर्टमुंड यहां पर लो ब्लॉक रखे या फिर हाई ब्लॉक रखे, मिड ब्लॉक रखे, कुछ भी रखे, वो पीएसजी को संभाल सकते हैं। देखो ऑलरेडी यहां पर पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड का 2 बार गेम हो चुका है जिसमें से एक बार उन्होंने 2-0 तो हराया और एक बार 1-1 से ड्रॉ कराया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पीएसजी में जो मोराल बूस्ट है वो काफी आई है। यस काउंटर में डॉर्टमुंड के पास भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लाइक गेम चेंजर्स की अगर हम बात करते हैं, सेमीफाइनल के मोमेंट की बात करते हैं तो पीएसजी के पास गेम चेंजर्स ज्यादा हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब यहां पर 2 यूरोपियन रॉयल्टीज की 6 साल बाद हमको देखने को मिलने वाला है। अब देखो मैं पहले बता दूं मुलर की वीडियो आ गई है तो एडवांटेज बायर्न पे है, लेकिन सबसे पहले बायर्न की बात करते हैं। और यस अब बायर्न ज्यादा खतरनाक है। देखो बायर्न जो आर्सेनल के अगेंस्ट थी वो अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन अब बायर्न जो हो चुकी है वो अब यूरोपियन रॉयल्टी बन चुकी है क्योंकि उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट जो करके दिखाया है, ना ही सिर्फ अपने अलायंस एरेना पे बल्कि यहाँ पर एमिरेट्स पे भी, वो ये साफ बता देता है कि यूरोपियन रॉयल्टी। और मैं जिस तरीके से बता रहा था तुम्हें कि बायर्न सिर्फ एक तरीके से जीत सकती है आर्सेनल के, अगर यहाँ पर टुकल उसको फ्रीडम दे दे और कह दे अपने प्लेयर्स से कि तुमने जो एक्सपीरियंस किया है, तुमने आज तक जो जीता है, जो हारा है, अगर तुम उसका एक्सपीरियंस आज इस गेम में यूज कर दोगे तो कोई मतलब नहीं बनता कि आर्सेनल की टीम तुम्हारे सामने टिक पाए, और नहीं टिक पाई। देखो यहां पर ट्विक्स तो थे। सबसे पहले अगर हम यहां पर बायर्न की बात करें तो बायर्न के सबसे पहले खुद टुकल ने कहा कि मैंने यहां पर टैक्टिक्स तो लगाई है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने यहां पर पोजिशनल फ्रीडम भी दे दी। मैंने यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम किमिच की बात करें तो राइट बैक रखा, लेकिन मूसियाला को भी जो ड्रिबल करने की फ्रीडम दी गई, जो हैरी केन को भी फ्लोट करने की फ्रीडम दी गई, उसके साथ साथ यहां पर जिस तरीके से आर्सेनल के विंग्स को क्लोज करा, मिड ब्लॉक रखा, हर पे डबल मार्क रखा और सेंट्रल प्रोग्रेशन आर्सेनल का बिल्कुल ही नलिफाई कर दिया। इससे बेहतरीन चीज यहां पर चाहे किमिक की बात करें, चाहे हम यहाँ पर गोरेट्स्का की बात करें, चाहे हम लेरोय साने की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ग्नाब्री की बात करें, किंग्सले कोमन की बात करें, इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काम आना। अच्छा एक चीज़ जो मैंने और नोटिस करी आर्सेनल वाले गेम में वो ये था कि डेफिनेटली यहाँ पर लेरोय साने ने बहुत मदद करी किमिक की, जिससे वो डेक्लन राइस का यहाँ पर जो इंक्लूजन है वो बंद कर सके, लेकिन साथ ही साथ वो मार्टिनेली को भी क्लोज डाउन कर सके। अब रियल मैड्रिड कंटेक्स्ट की बात करते हैं। देखो रियल मैड्रिड के साथ ये प्रॉब्लम
थोड़ी सी अलग है। देखो सबसे पहली चीज तो है कि रियल मैड्रिड जहां सबसे ज्यादा एक्सेल करती है वो ये है कि दैट उनके पास कोई रोबोटिक टैक्टिक्स है ही नहीं जो कि आर्सेनल एक्सेल करती है। पहली चीज तो यहां पर ये है कि बायर्न इस चीज को मैनमार्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो फ्लोटिंग सिस्टम है रियल मैड्रिड का वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि किसकी पोजीशन कहां पर होने वाली है ये तो खुद रियल मैड्रिड को भी नहीं पता होता, तो सामने वाली टीम तो वैसी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि पहली चीज तो आर्सेनल का जो ऑब्सेशन है कंट्रोल का, और जो ऑब्सेशन है हाई प्रेस, हाई इंटेंसिटी, हाई डिफेंसिव लाइन का, ये ऑब्सेशन रियल मैड्रिड के पास नहीं है। रियल मैड्रिड यहां पर उसी मिड ब्लॉक में बैठ सकती है जिस मिड ब्लॉक में बायर्न भी बैठ सकती है। रियल मैड्रिड का ट्रांजिशन आर्सेनल से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। रियल मैड्रिड की टीम के प्लेयर्स को पता है कि टेक्निकल एबिलिटीज और प्रेस रेजिस्टेंट को यहां पर किस तरीके से बीट करना है। इन नो वे मैं यहां पर आर्सेनल की टैक्टिक्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि यहां पर बायर्न जो गेम प्लान आर्सेनल के साथ उतरी थी उस गेम प्लान के साथ वो रियल मैड्रिड के साथ उतर नहीं सकती। लेकिन यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें जहां पर बायर्न रियल मैड्रिड के सामने है वो ये है कि मेंटालिटी अगर हम बात करें ना तो मेंटालिटी तो बायर्न पे भी है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो बायर्न पे भी है। और अगर यहां पर बायर्न के पास जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका सबसे वीक पॉइंट अब कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि टुकल है। हमको नहीं भूलना चाहिए ये वही टुकल है जिसने 6 महीने में चेल्सी को चैंपियन लीग जितवाया था। हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही टुकल है जिसने मैनचेस्टर सिटी की सिर्फ एक गलती और एक ओवर थिंकिंग को कैपिटलाइज करके यूसीएल जितवाया था। और टुकल ये बहुत क्लोज था पीएसजी को भी पहला यूसीएल टाइटल जितवाने के लिए। ऐसे में एक्सपीरियंस तो है क्या वो और इसी टुकल की चेल्सी ने रियल मैड्रिड को पहले हरा भी रखा है। तो देखो चीजें तो हैं एडवांटेज पे। दूसरी चीज ये है कि यहां पर हैरी केन भी है। अब देखो इस चीज से अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड कंटेक्स्ट में, तो रियल मैड्रिड ने हालैंड को पॉकेट किया है, एक गेम में नहीं 2 गेम में पॉकेट किया है। लेकिन हैरी केन थोड़ी डिफरेंट ग्रेवी है। हैरी केन यहां पर ड्रॉप डीप करके जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे सकता है जिसने मैनचेस्टर सिटी में हालैंड को नहीं देनी थी, वो यहां पर कहीं ना कहीं अलग तो है और बायर्न को एडवांटेज भी देती है। साथ ही साथ यहां पर मेरे को नहीं लगता कि रियल मैड्रिड एक बार फिर से अल्ट्रा लो ब्लॉक में बैठेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि बायर्न के पास डिफरेंट टाइप का सिस्टम है जो कि मैनचेस्टर सिटी से काफी ज्यादा अलग है। अब थोड़ी सी यहां पर अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो रियल मैड्रिड कंटेक्स्ट में डेफिनेटली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का फैन बेस तो एक्सपेक्ट कर रहा था, काफी लोग लाइक कर रहे थे, लेकिन इस बेसिस पे कर रहे थे बिकॉज दे आर रियल मैड्रिड। लेकिन टैक्टिकली, प्लेयर वाइज, गेम चेंजिंग वाइज और सिस्टम वाइज या फिर सिचुएशन वाइज कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी निकाल ही लेती, और निकाल भी लेना चाहिए था बहुतों के हिसाब से तो। बट यहां पर मैनचेस्टर सिटी गलती थी, रियल मैड्रिड का रेजिलियंस था, और यहां पर कार्लो एंसेलोटी का मास्टर प्लान था। उन्होंने यहां पर रियल मैड्रिड को इस तरीके से सूटअप किया और इस तरीके से बिल्ड किया जिसको मैंने तो पिछले 2-3 सालों में आज तक नहीं देखा भी होगा तो कभी परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन रियल मैड्रिड ने लो ब्लॉक में बैठ के परफेक्टली डिसिप्लिन रह के यहां पर मैनचेस्टर सिटी को रोका। और मैंने पहले भी कहा था अगर रियल मैड्रिड नहीं रोक पाती तो इस मैनचेस्टर सिटी को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन रियल मैड्रिड ने रोक के अनथिंकेबल करके अब कहीं ना कहीं वो एक पुरानी राइवलरी को वापस से जगा रहे हैं। देखो जो चीज रियल मैड्रिड के काम में नहीं आएगी वो ये है कि ये चीज इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, बेहतरीन चीज है। लेकिन रियल मैड्रिड को ये समझना पड़ेगा कि इस बार जो सामना है टीम से वो थोड़ी डिफरेंट काम करती है, क्योंकि वहां पर आपके पास हैरी केन भी है, वहां पर मुसियाला भी है, लेरोय साने भी है, और जिस तरीके से आर्सेनल ने भी लो ब्लॉक रखा था लेकिन फिर भी यहां पर किमिच ने अपना टाइम किया रन को और यहां पर पेनिट्रेट करके गोल मारा। ये चीज बायर्न भी कर सकती है। और दूसरी चीज और ये है कि बायर्न के प्लेयर्स रिसेंट टाइम में क्लिनिकल हो रहे हैं, और डेफिनेटली यहां पर चैंपियंस लीग की बात करें तो उन्होंने क्लिनिकल पे ही यहां पर गेम निकाला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20-30 चांस लिए मैनचेस्टर सिटी की तरह और कन्वर्ट नहीं कर पाए। उन्होंने आर्सेनल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें अवे फ्रॉम होम में भी ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट करे, लेकिन जितने किए थे यहां पर बरी किए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो गेम का मैग्नीट्यूड है उस लेवल पे इस बायर्न की टीम का कैरेक्टर अपलिफ्ट हो सकता है। तो रियल मैड्रिड को ये तो भूल ही जाना चाहिए कि एक बार फिर से वो एक ऐसा गेम जीत जाएंगे जहां पर सामने वाली टीम 10 चांसेस क्रिएट करेगी और उसमें से सिर्फ एक ही बरी कर पाएगी, बिकॉज वो एक सुसाइडल होगा। अगर यहां पर हम बात करें एडवांटेज की तो देखो एडवांटेज तो ये है कि रियल मैड्रिड है। दूसरा एडवांटेज जो है कि वो मैनचेस्टर सिटी, अगर हम चारों क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो शायद से मैनचेस्टर सिटी को हराना सबसे बड़ी चीज भी है, लेकिन जिस अंदाज में और जिस रेजिलियंस के साथ, मतलब इतना सफर किया है उसके बाद जिस तरीके से हराया है, मोरल यहां पर होगा डेफिनेटली। ऑब्वियसली यहां पर आप कह सकते हो कि सबका कमबैक बहुत तगड़ा है,
तो मैं शायद से इसमें बायस हो सकता हूं, लेकिन जो एक चीज काम कर सकती है वो ये है कि टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी में एंसेलोटी को कोई बीट नहीं कर सकता। और मैनचेस्टर सिटी में वो जीत के आ गया, ये उसको और एक प्रूफ देता है कि अगर वो चाहे तो वो इस रियल मैड्रिड को किसी भी शेप में बेंड कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर जो एक चीज मेरे को सबसे खूबसूरत लगती है और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती है रियल मैड्रिड की, वो ये है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जिस भी सिस्टम में उनको ढाला जाए, जिस भी इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा जाए, कहीं ना कहीं वो उसको फॉलो भी करते हैं और उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करते हैं। चाहे हम रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट विंग की बात करें, विनीसियस एज स्ट्राइकर की बात करें, बेलिंगम एज स्ट्राइकर की बात करें, या फिर एक बहुत ही लो ब्लॉक की बात करें। और अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि इस टीम में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि कितनी जल्दी गेम को स्विच कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग टीम से लेकर बिल्कुल अल्ट्रा लो ब्लॉक टीम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मोराल पे है, क्योंकि ना ही सिर्फ मिलिटाओ है बल्कि लुनिन अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में है, रूडिगर एक सबसे बड़ा लीडर बन के निकल रखा है, वाल्वर्दे की यहां पर क्या कहते हैं एक अलग छवि है, बेलिंगम यहां पर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, विनीसियस रॉड्रिगो की एक कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन में इस पूरी टीम में इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी येट कहीं ना कहीं हर बार आपको बिलीव करवा देगी कि कुछ ऐसा होने वाला है कि ये रियल मैड्रिड कर सकते हैं। तो अभी के तौर पे अगर हम बात करें, मैं लास्ट में अपनी अगर पावर रैंकिंग की बात बता दूं तो मेरे को लगता है कि यहां पर डेफिनेटली रियल मैड्रिड सबसे ऊपर है, बायर्न यहां पर सबसे सेकंड नंबर पे है, उसके बाद अगर पीएसजी की बात करें नंबर 3 पे, और यहां पर डॉर्टमुंड डेफिनेटली लास्ट पे है।